न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश की, जहां एक बार फिर कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने युवा वोटर्स को साधने के लिए बाल कांग्रेस का गठन किया था, लेकिन इसमें भी कांग्रेस के बड़े नेताओं का ही दबदबा देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाल कांग्रेस में कांग्रेस के बड़े नेताओं के बेटे बेटी को जगह दी गई है, जिससे बीजेपी को एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। ऐसे में आज चर्चा इसी पर कि परिवारवाद से कांग्रेस पार्टी उबर क्यों नहीं पा रही है और क्या मध्य प्रदेश में परिवारवाद के सहारे राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। 2023 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बाल कांग्रेस का गठन किया था। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इसको लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। संगठन कई तरह के विवादों में घिर गया है। जब से बाल कांग्रेस बनी है तभी से विवादों में है। पहला विवाद बाल आयोग से, जिसमें बाल आयोग ने इसे गलत बताया था। अब कांग्रेस ने सफाई दी कि ये एक सांस्कृतिक ग्रुप होगा। संगठन के गठन के बाद से ही परिवारवाद का आरोप लग रहा है। संगठन के कई पदों पर कांग्रेस नेताओं के बच्चों को बिठाया गया है। बाल कांग्रेस में प्रदेश कैप्टन लक्ष्य के पिता कांग्रेस से जुड़े हैं। समन्वयक नीर प्रजापति पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे हैं। समन्वयक विक्रम चौहान महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष मांडवी चौहान के बेटे हैं। समन्वयक सुभी जोशी विधायक रवि जोशी की बेटी हैं। समन्वयक शुभम शेखर कांग्रेस नेता चंद्र प्रभाष शेखर के पोते हैं। देखिए, दिख सकता है भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी आरोप लगा सकती है और दूसरे लोगों को लग सकता है, ऐसा कोई नहीं है। विवादों के अंदर है, रिकमेंडेशंस के ऊपर ही नियुक्तियां होती हैं। रिकमेंड किसने किया है, किसकी जिम्मेदारी पर नियुक्ति हुई है, क्योंकि बाल कांग्रेस एक सेंसिटिव वो है पूरा का पूरा। हमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कांग्रेस बैकग्राउंड देखना पड़ता है, कौन व्यक्ति है, किसके घर से बच्चे हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ाव उनका होना है। आगे जाके बहुत सी चीज़ें हैं, राजनीति को सीखेंगे, कांग्रेस की विचारधारा को सीखेंगे इस उम्र में। तो रिकमेंडेशन किसका है, क्या है, ये हो सकता है। आगे लिखा जाता है किसकी जिम्मेदारी है, और कोई विवाद नहीं है। बाल कांग्रेस में परिवारवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। देखो, विवाद का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि बच्चों को पढ़ने लिखने दो, राजनीति के अखाड़े में उनको मत घसीटो। ये बाल कांग्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, यही समझ से परे है। और फिर भी यदि उसके अंदर कोई विवाद है तो इस विवाद का सर्वोच्च न्यायालय तो राहुल गांधी ही हो सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी की अदालत में इस विवाद को ले जाकर कांग्रेस निपटाए। भारतीय जनता पार्टी का इस विषय से कोई लेना देना नहीं। बाल कांग्रेस को 16 से 18 साल के युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने के लिहाज से बनाया गया है। जानकारों की माने तो बाल कांग्रेस के जरिए कांग्रेस नए वोटर्स को अभी से जोड़ने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस की ये कोशिश कितनी सफल होती है, इसके लिए चुनाव का इंतजार करना होगा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, पहले एज को लेकर सवाल पूछे गए, फिर जो आपने कॉलम दिया जाति को लेकर उस पर सवाल उठे, और अब कई नेताओं के बेटा बेटी इसमें आ गए हैं तो परिवारवाद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो एक ही कैंपेन है कांग्रेस पार्टी का और उस पर चौतरफा घिरी हुई है पार्टी। जो लोग भयभीत हैं, भीरू हैं, डरे हुए हैं, वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और जब वो जो है 5 साल के बच्चों से संघ की शाखा में लाठी चलवाते हैं, तब ना आयोग को दिखाई पड़ता है और ना भाजपा के नेताओं को दिखाई पड़ता है। 3-3 साल के 5-5 साल के बच्चे जो है कट्टे हाथ में लेके निशाना लगाना सीखते हैं, तब इन्हें समझ में नहीं आता कि साहब इनको स्कूल जाने की उम्र है, और ये कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस जो है आज के हिंदुस्तान में जिस तरीके से संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक घृणित दुष्प्रचारवाद का झंडा उठाया हुआ है, और जिस तरह से जो है देश के महानायकों के ऊपर वो जो है कुटिलता पूर्वक छींचा लेदर कर रहे हैं, चरित्र हनन कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा। और उसको हम लोग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। परेशानी है कि लोग जुड़ क्यों रहे हैं।
इनसे पूछें जरा, जिन लोगों के दिमाग में ये, जिनकी आंखों में ये दिखाई पड़ रहा है कि साहब विवाद है, उनसे पूछें कि पंकज सिंह क्या वो वंश के नहीं है? क्या जो है अनुराग ठाकुर वंश के नहीं है? क्या राजवीर सिंह वंश के नहीं है? क्या जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया वंश के नहीं है? ये कौन लोग है भाई? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर नेता मध्य प्रदेश में भी अपनी अपनी औलादों को आगे लेके लड़ाई लड़ रहा है। ये सब वंशवाद की बातें करते हैं और सब वंशवाद चला रहे हैं और ये कांग्रेस के ऊपर हमला करते हैं। इनसे पूछो इनका वंश कहाँ से आया है? ये पंकज सिंह कहाँ से पैदा हुए? ये किसी भाजपा नेता की संतान है या किसी और की है? राजवीर सिंह कहाँ से आए? वो भी किसी भाजपा नेता की संतान है। नहीं भूपेंद्र, ये जो है अनुराग ठाकुर कहाँ से आए था, इसमें आप लोगों की कोशिश वसुंधरा राजे जी कहाँ से आई? ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ेंगे या जो परिवार के ऑलरेडी आप लोगों के स्थापित नेता हैं उनके बच्चों को जोड़ने से ज्यादा फायदा है, या फिर अलग अलग जो फ्रेश लोग थे वो जुड़ते पार्टी के साथ वो ज्यादा फायदेमंद है? इसमें फ्रेश लोग भी जुड़ रहे हैं, ये दृष्टि का फर्क है। आप कभी आइएगा, अपने कैमरामैन को भेजिएगा, मैं फ्रेश लोगों से मिलवाऊंगा उन्हें। और बहुत शार्प बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो उत्सुक है देश की जो है आवश्यकताओं को जानने के लिए, देश के जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको समझने के लिए। ये सारी चीजें हम उन्हें सिखाएंगे। हम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरह एक पूरी की पूरी जनरेशन से झूठ बुलवाने का काम नहीं करेंगे, वो सच्चाई का काम करेंगे और सच्चाई बोलेंगे। ठीक है दिव्या जी, आरोप लग रहे हैं परिवारवाद के, लेकिन उनका ये कहना है कि परिवारवाद तो हर जगह है, केवल निशाना हम पर ही क्यों? लोकेन जी, एक तो मैं माननीय भूपेंद्र जी को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहूंगी कि जब राजन पांडे कौन है? ठीक है आकाश भूपेंद्र जी, विजयवर्गीय जी कौन है? अब जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र जी। ठीक, आ गई आपकी बात। मैं बोल लूं प्लीज? दिव्या जी कंटिन्यू कीजिए। जी तो जब हम किसी डिबेट में बैठे और ऐसे किसी सम्मानित चैनल पे बैठे, तो मैं माननीय भूपेंद्र जी से पूरे सम्मान के साथ ही कहना चाहूंगी, कौन कहां से पैदा हुआ, कौन कहां से आया, इस तरह की भाषा थोड़ी सी आपको भी शोभा नहीं देती मुझे लगता है, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा भाषा का संयम रखना बहुत आवश्यक है जब हम एक पब्लिक फोरम पे बैठे। तो पहली बात। दूसरी बात ये कहना, मैं प्लीज मुझे मौका दीजिए, मैं आप लोगों से बहुत परेशान हूँ। आप सब कांग्रेसियों से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं नहीं दूंगा मौका। आप पहले आप इसका जवाब दीजिए। 1 मिनट नहीं, तो आप मत आया कीजिए, परेशान है तो आप मत आइए। हाँ मालूम है मुझे। आप हेमंत बिस्व शर्मा ने पूछा राहुल गांधी का पिता कौन है, आपको शर्माई क्या? आपने इस पर बयान दिया इसके खिलाफ, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो भूपेंद्र जी आप सार्वजनिक रूप से मंच से गाली बकते हैं किसी आदमी को और दूसरों पर सवाल खड़े करते हैं आप। सर आपको मैं काउंटर करने का मौका दूंगा, आप लिख लीजिए जो आपको बोलना है, एक एक कर बोलेंगे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं मौका दूंगा भूपेंद्र जी आपको, बीच में टोका टाकी नहीं सर। ठीक है, बोलिए दिव्या जी। दूसरी बात मैं आपको ये सिर्फ कहना चाहूंगी, बहुत सभ्यता के साथ चर्चा करेंगे। उस चर्चा में मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए ये कांग्रेस का आज का कल्चर नहीं है, क्योंकि ये वर्षों से चला आ रहा है। तो आप एक पार्टी जो इस पार्टी में वंशानुगत एक परंपरा चली आ रही हो, वो परंपरा आप और हमने देखी है, देश ने झेली है। हम सब जानते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर एक इस तरह की पार्टी का गवर्नेंस मॉड्यूल ही यही हो, एक पार्टी का चलने का तरीका ही यही हो, तो आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि क्या उस पार्टी अपने उस दायरे से बाहर सोच भी सकती है? तो ये कल्पना के परे। इसलिए ये जो एक फॉर्मेट बन गया है एक पार्टी की सोच का, ये उसी का परिणाम है और ये उसी का द्योतक भी है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अगर हमने हमारे सारे बेटे बेटियों को वहां पे स्थापित कर दिया। मुझे दुख इस बात का है कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड यदि बन रहा है, अगर इसको हम फॉर्मल ट्रेनिंग ग्राउंड बना रहे हैं बाल आयोग के नाम से, तो ये थोड़ा सा डेफिनेटली एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग देने के तरीके अनन्य हो सकते हैं, लेकिन बाल आयोग का नाम देके आप उनको अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बनाएं तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी होता है। और सिर्फ आप ही के बच्चे सिर्फ ट्रेन हो और आप ही के बच्चे सिर्फ ट्रेनिंग होके जाए तो ये तो और भी तकलीफदेह बात हो सकती है। लेकिन क्या दूसरी जगह, और फिर अगेन मैं फिर वापस
प्रदेश में भी आऊंगी, क्योंकि पार्टी ने ये तो एक शीर्ष दिव्या जी, नेतृत्व है। अब इस ट्रेनिंग में ये तो पेरेंट्स के ऊपर है ना कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता भेजना चाहते हैं। अगर आम लोग नहीं तो भेजना क्या- चाहते तो वो नहीं, मत नहीं, भेजें। नहीं। इसमें कोई बाल मजदूरी कराई जा रही है ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल, इसमें कुछ गलत बिल्कुल नजर सही आता बात है है आपको? आपकी। ये तो पेरेंट्स के नहीं, बिल्कुल सही है। विवेक पर है पूरी तरीके से, वो भेजे ना भेजे। बिल्कुल सही है लोकेन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो पेरेंट्स अगर चाहते हैं और बच्चा यदि चाहता है तो बहुत अच्छी बातें करें, और ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है, हमको इस बारे में कहीं सोचना भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं है। तो आप अपनी पार्टी को जिस तरह से चलाना चाहिए, ये आपकी परिपाटी है, उसी परिपाटी पे आप चलते रहें, हमको उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो आप, मैम वेरी सॉरी टू से, पर आप ये देख लीजिए कि अभी क्या मतभेद और क्या हो रहे हैं केंद्र में भी, जहां पर आप एक अध्यक्ष पद को नहीं घोषित कर पा रहे, क्योंकि विद इन द फैमिली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उस प्रॉब्लम्स के कारण अध्यक्ष नहीं डिक्लेयर हो पा रहा है। तो क्या हमको ये नहीं समझ में आएगा कि वहां भी एक समस्या है? फिर हम अगर प्रदेश में आते हैं तो क्या ये नहीं देखेंगे कि दो जो शीर्ष नेता है वो पुत्र मोह में किस तरह से अपने अपने पुत्र मोह के लिए किस तरह से प्रतिद्वंदी बने हुए हैं विद इन द पार्टी, और उसके कारण पार्टी को कितना कुछ झेलना पड़ता है। ये विद इन कांग्रेस की प्रॉब्लम है, इसमें हमारी मैं प्रॉब्लम जल्दी नहीं है। से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं जयंत वर्मा जी के लेकिन पास ये आता उनका हूं। विषय है, उनको भूपेंद्र जी आत्मचिंतन देखिए, करना चाहिए। आपने कहा कि परिवार के कई लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी और पार्टियों में भी मिल जाएंगे, वो बात ठीक है, लेकिन फिर वही लोग ऊपर आए, ये बात थोड़ी पचती नहीं है सर, और ये कांग्रेस के शीर्ष से नजर आती है। ये सवाल दिव्या जी पूछना चाह रही कि फिर वहां पर तो कम से कम लोकतांत्रिक चीजें दिखें, कि किसी को प्रेफरेंस ना मिले। ये मैं आपसे ये अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, ये किसके बेटे हैं? जयंत सिन्हा जो है केंद्रीय मंत्री बन गए, किसके बेटे हैं? वो ये उच्च पद नहीं है जहां पर वो बैठे हुए हैं। दो बच्चों को टिकट चाहिए राजनाथ सिंह जी के, किसके बच्चे हैं? दो बेटों को टिकट चाहिए जो है कल्याण सिंह जी के, किसके बच्चे हैं? ये किसको समझा रहे हैं भाई? ये जो ढोंग है और पाखंड की राजनीति एक्सपोज हो चुकी है। लोग जानते हैं कि जिनकी कथनी और करनी में अंतर है। सुन लीजिए, पूरी बात मेरे को कहने दीजिए। ये झूठ बोलकर राजनीति करने वालों का जो चेहरा है बेनकाब हो चुका है इस देश में, और लोग जानते हैं कि ये जो है ये बात करते हैं परिवारवाद की और खुद अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। आज मध्य प्रदेश में जो है कार्तिकेय सिंह की लॉन्चिंग हो रही है, गोपाल भार्गव के बेटे की लॉन्चिंग हो रही है, आज जो है नरेंद्र तोमर के बच्चे की लॉन्चिंग हो रही है, आज जो है नरोत्तम मिश्रा के बच्चे की लॉन्चिंग हो रही। किस लिए हो रही? लॉन्चिंग हो चुकी विजयवर्गीय जी के बच्चे की, ये बताएंगी मैडम से। मेरा निवेदन है कि इस पर भी थोड़ी नजर डालें और इस पर भी थोड़ी जो है दृष्टि रखें, और फिर बराबर गाली दें, हमारी पार्टी की खूब निंदा करें, पेट भर के करें, लेकिन थोड़ा इस पर भी नजर डालें। लेकिन इसमें से जब 5-5 साल के बच्चे बहुत सारे लोग लाठी लेके सड़क की शाखा में लाठी घुमाते हैं, इनमें से कई और लोग तब ऐसे जो भी हैं है जो डायरेक्ट बंदूक मंत्री चलाते नहीं हैं, बने, तब इनको समझ नहीं आती है। वो विधायक रहे हैं, सांसद कैसे रहे हैं, नहीं? उसके बाद उन्हें मौका मिला है। अब कौन पंकज बन सिंह भी गया अगर बिहार डायरेक्ट नोएडा से मंत्री? विधायक सब हैं तो उन्हें प्रोसेस से आए मंत्रिमंडल हैं। में शामिल नहीं किया गया। क्या है, राहुल गांधी सांसद है कि नहीं है? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मैं जो समझ जिन गया बच्चों कि का आप जिक्र आपको कर रहे हैं, क्या वो वकालत सीधे करनी मंत्री है, समझ मुख्यमंत्री गया? आप बताएं राहुल सिंह को, राहुल गांधी को। क्या राहुल गांधी सीधे मुख्यमंत्री बन गए? बता दीजिए आप, जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं, आप ही बता दीजिए। चलिए ठीक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, 3 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सीधे बन गए क्या वो? ठीक ठीक, आप बताइए ना, जवाब तो दीजिए। ठीक तो है, आपने बोल दिया, जवाब भी तो होगा इसका कुछ। सर एक और गेस्ट है इसलिए उनके पास भी जाना है। मैं आता हूं दिव्या जी के पास, उसके बाद जवाब ले लेते हैं। जयंत दीजिए। ठीक, जयंत वर्मा जी, ये जो पूरा कैंपेन है सर, अब इसमें क्योंकि परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में खींचतान दिखाई देती है, हालांकि डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर भूपेंद्र गुप्ता जी, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी की तरफ भी उन्होंने इशारा कर दिया है, तो परिवारवाद से कोई पार्टी बच पा रही है क्या आज की तारीख में? देखिए लोकेन जी, ये जो पूरा का पूरा एशिया है, ये एशिया सब कॉन्टिनेंट में या पूरी दुनिया ही में आप समझ लीजिए एक परिवारवाद तो चलता ही है। जैसे श्रीलंका में भी परिवार से ही प्रधानमंत्री बन गए थे, बांग्लादेश में भी आपने देखा है। तो
पाकिस्तान में देख रहे हैं, तो ये तो है कि परिवार से लोग आ जाते हैं, परंतु जो बाल कांग्रेस की बात है तो मुझे लगता है बच्चों में इतनी मैच्योरिटी होती ही नहीं है कि वो पार्टी की जो थिंकिंग है उसके बारे में कुछ सोच सकें। उसके लिए एक अलग फोरम है यूथ का जो NSUI है, जैसे यहाँ विद्यार्थी परिषद है भारतीय जनता पार्टी में, तो इस प्रकार के हैं और उसमें फिर आपको पॉलिटिकली उनको मोटिवेट करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है संघ परिवार है, उसने सरस्वती शिशु मंदिर खोल के रखे हैं और वो सरस्वती शिशु मंदिर से बच्चों का ही ग्रूमिंग उस प्रकार के करते हैं कि उनकी सोच जो है वो एक हिंदुत्ववादी हो जाती है पूरी की पूरी। तो उसके टक्कर में कांग्रेस में ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा है। केवल एक बाल कांग्रेस बना देने से मुझे नहीं लगता कि एक पूरी की पूरी जनरेशन उनकी विचारधारा से प्रभावित हो जाएगी। और फिर विचारधारा तो अब राजनीति में खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का आदमी भाजपा में चला जाता है और वहीं पे वो मंत्री बन जाता है और जो संघ परिवार से आए हुए बहुत सारे दिग्गज लोग हैं वो उनको कहीं मौका नहीं मिलता, मंत्रिमंडल में नहीं जाते हैं। तो अब राजनीति से जो विचारधारा है इसका तो लोप हो चुका है। तो विचारधारा की बात करना ही अब बेमानी है मुझे लगता है, क्योंकि हर कोई ये है कि आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। और जो परिवारवाद है वो तो आप हर पार्टी में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, आज लालू प्रसाद यादव के पार्टी में देख लीजिए, हर जगह ये परिवारवाद तो है ही है। और लोग सोचते हैं कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो ये मेरा एक पूरा का पूरा ये मतलब जैसे सामंती विचारधारा होती है कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये मेरा एक सल्तनत है, अब इसमें जो है वो मेरा ही उत्तराधिकारी जाए, ये इस प्रकार की एक विचारधारा है। और ये विचारधारा मुझे लगता है लोकतंत्र में ठीक नहीं है। और वैसे भी अल्टीमेटली कोई कहीं पे भी जाए टिकट दे दी जाए तो जनता की अदालत में ही जाना पड़ता है उसको, और यदि जनता उसको स्वीकार करती है तो विधायक हो जाता है, विधायक हो जाता है तो फिर उसका हक है कि वो फिर मंत्री भी बन जाए। तो इस प्रकार से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हर पार्टी को इसके बारे में विचार करना चाहिए कि हम विधायिका में भेज रहे हैं तो कम से कम कानून बनाने वाली वहाँ पूरे स्कूल की तरह वो चीजें चल रही हैं, उनको मान्यता दी गई है। यहाँ पर क्योंकि 16 साल के बच्चों को जोड़ा जा रहा है और 16 साल के बच्चे अमूमन स्कूल में होते हैं, आपने कहा कि मैच्योरिटी नहीं होती है उनमें इतनी ज्यादा, तो इस पूरी एक्सरसाइज का फिर कुछ फायदा नजर आता है आपको कि कांग्रेस पार्टी को कुछ बड़ा अचीव हो सकता है इससे? नहीं, मुझे नहीं लगता है नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए NSUI है, वो यूथ के लिए है और उसमें आप ग्रूमिंग कर सकते हैं। पर उनके यहाँ कांग्रेस में भी ऐसा कोई काडर बिल्डिंग का कोई काम ही नहीं होता है। और अब तो किसी भी पार्टी में काडर बिल्डिंग का काम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में हुआ करता था, संघ परिवार करता था और वो आज भी लगभग चल रहा है। पर जब से सत्ता उनको आ गया, अब सत्ता का सुख भोगने के बाद वो काडर की बात खत्म हो गई। अब तो राज सत्ता से कितना अपने हाथ में खींच लें, इस लालसा से लोग पार्टी में आकृष्ट हो रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि विचारधारा और ये काडर बिल्डिंग वगैरह ये सब अब कहीं कुछ रहने का कम्युनिस्ट पार्टी में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो कम्युनिस्ट पार्टी भी खत्म हो गई है पूरी। तो ये स्थिति, इसका कोई लाभ कांग्रेस को मिलेगा मुझे नहीं लगता। चलिए, दिव्या गुप्ता जी जवाब देना चाह रही थी। दिव्या गुप्ता जी, आप लोग सवाल उठाते हैं कि हमारी पार्टी में हम ग्रूम करते हैं नेताओं को, उसके बाद उन्हें कोई बड़े पद दिए जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने यही पूछा कि हमारी पार्टी में ऐसा कौन सा नेता आप लोगों को दिखा है जिसे हमने डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिया या बड़े पद दे दिए? लोकेन जी, हास्यास्पद नहीं लग रहा आपको? आप खुद जो प्रश्न कर रहे हैं उसको अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएंगे तो माननीय इंदिरा गांधी जी, मुझे बताइए व्हाट वाज द क्रेडिबिलिटी ऑफ राजीव गांधी जी? उनकी क्या क्रेडिबिलिटी थी? उनको किस लिए बना दिया गया था सडनली आउट, मतलब एक पायलट और एक चुनाव लड़ा और वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो आप क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या आपकी सोच है, आपकी पार्टी क्योंकि सिर्फ वो गांधी का एक सरनेम होना चाहिए, सिर्फ वही उनकी एक बहुत बड़ी उनकी एक यूएसपी होती है जिसके कारण वो कुछ भी हो, कैसे भी हो, उनकी कोई भी काबिलियत हो, उनका कहीं से भी प्रामाणिकता हो या ना हो, लेकिन उनको गांधी है इसलिए उनको चुनाव भी लड़ना चाहिए। आप जैसे अभी माननीय जैन जी ने कहा कि एक सीट है, वो सीट पारंपरिक सीट हो जाती है। तो रायबरेली वर्षों से, रायबरेली और अमेठी वर्षों तक कांग्रेस परिवार का गढ़ रही और हम सब ने देखा
कि सिर्फ उस परिवार के ही सदस्य वहां से लड़ने के लिए और जाते थे और वो लड़ते थे। तो ये क्या हास्यास्पद नहीं होगा? इसके बारे में कौन बात करेगा और कौन कहेगा? राहुल गांधी जी के अपने आप में क्या क्रेडिबिलिटी कि हम उनको अध्यक्ष बनाते हैं, क्या उसके पीछे क्या मंशा रही होगी और क्या होगा, इसके बारे में भी चिंतन करा जाना चाहिए। माननीय जयंती बहुत सम्मानीय है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, जैन जी आपने कहा सरस्वती शिशु मंदिर में हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया जाता है। मैं छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगी, नहीं, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम का बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया जाता है। सर्वोपरि राष्ट्र है, इस बात की चिंता करी जाती है। अगर बच्चे को इस बात को लेकर अगर हम तैयारी करें तो मुझे लगता है अच्छा इंसान बनना सबसे जरूरी है। मेरे पास सब आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ भूपेंद्र गुप्ता जी। एक तो ठीक, मेरे पास समय कम है इसलिए भूपेंद्र गुप्ता जी, एक तो आप लोगों को अचीव क्या होगा इस पूरे कैंपेन से? सवाल ये आ रहा है, जब एनएसयूआई ऑलरेडी है तो इस वर्ग को साध कर कांग्रेस पार्टी क्या हासिल करना चाहती है? एक सवाल तो ये, और दूसरा जो आपने भूपेंद्र पूछा था दिव्या जी से, उसका जवाब आ गया कि राजीव गांधी को लेकर उन्होंने सवाल पूछा और इसके अलावा इंदिरा गांधी को लेकर सीधे तौर पर सवाल पूछा है। नहीं, उनके पास कोई प्रश्न है ही नहीं। आप भी बताएं, मैं बीजेपी की 100 सीटें गिना देता हूं जहां पर जो है परमानेंट एक ही आदमी लड़ रहा है। खुद अटल बिहारी वाजपेयी 3 सीट से लड़ते थे, तीनों से जमानत जब्त होती थी। ये नई आई है, इनको इतिहास नहीं मालूम भारतीय जनता पार्टी का। फूलपुर से कौन लड़ता था, इनसे बता दें। और इन्हें मालूम ही नहीं है, इनकी हिस्ट्री नहीं मालूम है कि कांग्रेस ने जिंदा की इनकी पार्टी। कितना ज्ञान है सर, कोई आप बात बोलने दीजिए। मैं आपको शांति से सुन रहा था। इस तरह की बातें नहीं भूपेंद्र, शांति से सुनिए आप मेरे को। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 3-3 सीटों से चुनाव लड़ते थे, तीनों हारते थे। मैंने कोई अटैक नहीं किया, आपने सिर्फ ये कहा कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। राजीव गांधी कैसे प्रधानमंत्री? आपको जानकारी नहीं है, आपको कितनी सीटें बताऊं? लोकेन जी मैं प्लीज ऑब्जेक्ट करूंगी। मेरे पे पर्सनल कुछ भी होगा तो आई विल नॉट टेक। समय नहीं है मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं रोक रहा हूं। खैर, ये दूसरी दिशा में डिबेट जा रही थी, वो जानी नहीं चाहिए थी। जो मुद्दा था उस पर बहस नहीं हो पाई। फिलहाल समय इतना ही है, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।